चलिए आपको आज बताते हैं उत्पादन संतुलन। उत्पादन का संतुलन कौन सी परिस्थिति में होता है, ये हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्पादन संतुलन कैसे होता है। तो उत्पादन संतुलन से समझने वाली बात यह है कि ये है क्या। इसमें सबसे पहले आप याद रखो कि हम ये एक चीज़ देखते हैं MR, एक शब्द उपयोग में आएगा MR, और दूसरा आता है सीमांत आय। इसको बोलेंगे सीमांत आय, और दूसरा ये होगा सीमांत लागत। ये दो शब्द हम सुनते हैं MR और MC। ये दो चीज़ों में क्या चीज़ हमको मुख्य रूप से है, इनको एक कंपनी है, जो कंपनी उत्पादन कर रही है, उत्पादन करती है, तो उस समय उत्पादन में संतुलन की स्थिति कैसे होगी, कौन सी परिस्थिति को हम संतुलन बोलेंगे। बात आ रही ना। यानी कोई भी फैक्ट्री है, फर्म है, वो उत्पादन कब तक करेगी। सीधी समझने वाली बात यह है कि जब उसका लागत, उसकी कॉस्ट और उसकी आय दोनों बराबर हो, तब तक ये उत्पादन करते रहेगी। या तो उत्पादन लागत कम हो और आय ज़्यादा हो। तुम थोड़ी देर के लिए सोच लो, आप फर्म के मालिक हो, आप उत्पादन कर रहे हो, आप उत्पादन कब तक करते रहोगे। जैसे किसी भी वस्तु, जैसे पेन है, इस पेन का खर्च, बनाने का खर्च 10 रुपये आ रहा है। कितना रुपए? 10। और आपको इसको बाज़ार में बेचेंगे, आप ले जाके इसको जब बाज़ार में बेचते हैं तो बेचने पर ये 12 रुपये में बिकती है, तो 2 रुपये आपको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। तो कंपनी का मालिक उसका उत्पादन करता रहेगा। ये कब तक करेगा? जैसे इसकी लागत 10 रुपये है और उसको बेचने से उसका फ़ायदा भी 10 रुपये मिल रहा, 10 रुपये मिला कॉस्ट, तब तक ये वो करेगा। और यदि मान लो इसको बनाने का खर्च 12 रुपये आया और इसको बेचने से 10 रुपये ही मिल रहे हैं, तो वो बेचेगा क्या? नहीं। ये अगर मान लो ये 10 रुपये में बन रही है और 12 रुपये मिल रहा है, तो और बढ़ाएगा इसको बढ़ाएगा, पेन के उत्पादन को बढ़ाएगा, ताकि, और तब तक के बढ़ाता रहेगा जब तक कि दोनों का लागत और आय बराबर ना हो जाए। वहीं पर मिलता है हमको उत्पादन का संतुलन। आई बात समझ में। तो संतुलन के उत्पादन को समझने के लिए हम एक बात और बता देते हैं। देखिए क्या आपकी पुस्तक की लैंग्वेज क्या कहती है। एक फर्म वस्तु के उत्पादन से अधिकतम लाभ कमाने के लिए वस्तु के उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाती है जहां पर एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने से होने वाली सीमांत लागत और उसकी अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त होने वाली आय एक दूसरे के बराबर नहीं। MR सीमांत आय और सीमांत उत्पादन। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जितनी लागत लगती है, उसको बेचने से जो आय प्राप्त होती है, उसे कहेंगे सीमांत आय। और ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। ये परिस्थिति में ही उत्पादन का संतुलन होता है। ठीक है। आइए हम आपको इसी को ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। इस पर दो प्रकार का दृष्टिकोण है। एक सीमांत आय और सीमांत उत्पादन के दृष्टिकोण से भी बता सकते हैं, या दूसरा कुल आय और कुल लागत, टोटल रेवेन्यू, आगम, कुल आय और कुल लागत। इससे भी आप समझ सकते हो। यदि एक किस आधार पर? सीमांत आय और सीमांत लागत। सीमांत आय और सीमांत लागत बोलने का मतलब है जो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त इकाई वो मतलब जैसे एक कंपनी 5 यूनिट कोई वस्तु बना रही है, उससे उसको लाभ मिल गया 100, इसको बेचने से कितना पैसा कमाया उसने? 100। अब यदि वो 6 यूनिट का उत्पादन करता है और उसको बेचने से 120 रुपये उसको मिलता है, तो एक अतिरिक्त इकाई, देखो एक इकाई बढ़ा, एक बढ़ा, इस एक को बढ़ने से कितना रुपया बढ़ गया उसका? 20 रुपया। तो ये होता है सीमांत आय, ये लागत, और ये सीमांत आय। समझ में आया?
इसको बढ़ाने में जो खर्च आया एक अतिरिक्त, ये हो जाएगा MC, सीमांत लागत। इसमें कितना खर्च आया और इसमें कितना फायदा मिला, ये हो जाएगा MR। ठीक है, ये सीमांत का मतलब ही वही होता है कि एक अतिरिक्त इकाई, ये कुल इतना उत्पादन किया, कुछ समय के पश्चात ये बढ़ा दिया, 5 से 6 इकाई हो गई, तो एक अतिरिक्त इकाई हुई नहीं। उस एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो लागत लगाइए और एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कितना पैसा मिल रहा है, 20 रुपया। ये सीमांत आय इस एक अतिरिक्त के लिए और एक अतिरिक्त के, ये सीमांत में होता है। और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कुल, दूसरा दृष्टिकोण, कुल आय कुल लागत। ये तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी कंपनी में कुल कितना लागत लगी, 1 करोड़, कोई भी वस्तु के उत्पादन में 1 करोड़ लगा, ठीक है, लगा यानी टोटल कॉस्ट इतना रुपया लगा। अब कहां लगा उसको छोड़ दो आप। इसको जब बेचा गया, विक्रय किया गया, तो विक्रय करने से लाभ क्या मिला, उसको मान लो करोड़ मिला, 1.5 करोड़ मिला, ये हो जाएगा टोटल आय। ठीक है, तो उसका लाभ क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे। इतने करोड़ का लाभ 0.5 करोड़ यानी 50 लाख। समझ में आया ना? तो ये 2 दृष्टिकोण हैं जिससे हम उत्पादन के संतुलन को समझ सकते हैं कि कब तक के ये उत्पादन होगा, कौन सी स्थिति संतुलन की स्थिति होगी। उत्पादन संतुलन की शर्त, पहली शर्त, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। मौद्रिक लाभ, मुद्रा के रूप में फर्म को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। दूसरा है, इसकी दूसरी कंडीशन ये रहेगी, फर्म की अधिकतम सीमांत आय और उसकी सीमांत लागत एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर। मौद्रिक लाभ, फर्म को क्या होना चाहिए, मौद्रिक लाभ होना चाहिए। लाभ होगा तभी तक संतुलन की स्थिति में होगा वो। और दूसरा है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, MC इज इक्वल टू MR। सीमांत आय और सीमांत लागत कैसी होनी चाहिए, बराबर होती, ये शर्त है। और शर्त, एक तीसरी शर्त है, इसमें आप पुस्तक की लैंग्वेज में क्या लिखा है, संतुलन बिंदु पर सीमांत आय वक्र को फर्म की सीमांत लागत के नीचे से काटती है और कटाव बिंदु के बाद सीमांत लागत वक्र सीमांत आय से ऊपर हो जाता है। मतलब ये जो वक्र है, जैसे ये बनता है हमारा इस प्रकार से, अब हम यही वक्र को आपको इस वक्र की सहायता से उत्पादन संतुलन समझाते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। उत्पादन संतुलन, अगर जैसे ही आपको उत्पादन संतुलन बोला गया, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये समझ जाएंगे उत्पादन संतुलन की स्थिति, यदि उत्पादन लागत ज्यादा हो गई और आय कम हो गई तो वो स्थिति हानि की होगी। लागत ज्यादा हो रही है, आय कम हो रही है, हानि की स्थिति होगी, यानी उत्पादन संतुलन नहीं होगा। तो इस पूरे को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ समझो आप। उत्पादन मात्रा, ठीक है, इधर लागत ऑब्लिक आय, ठीक है। तो सबसे पहले इस उत्पादन संतुलन वक्र को समझने के लिए आप ये देखें, हमने एक्स अक्ष में लिया उत्पादन की मात्रा और वाई अक्ष में लिया लागत और आय। तो एक लागत के लिए एक बार वक्र बनेगा और आय के लिए एक बार वक्र बनाएंगे, ठीक है। कोई भी फर्म जितना पैसा लगाती है किसी वस्तु के उत्पादन में, उस हिसाब से उसका उत्पादन होता है। उत्पादन बढ़ता जाएगा, आय भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दोनों का अनुपात समान होता है। जितना हम उत्पादन बनाएंगे, जैसे एक वस्तु किसी
कोई कंपनी एक जोड़ी जूता बनाई, 100 रुपये में बेची, 10 जूता बनाएगी, 100 गुणित 10 1000। माने जितना वस्तु का मात्रा बढ़ते जाएगी, आय भी उस अनुपात में बढ़ते जाएगा। तो एकदम समान होगा, घटना और बढ़ने की बात ही नहीं होगी। अर्थात ऐसा नहीं कि एक वस्तु बनाए तो 100 रुपया मिला, 2 वस्तु का 200 मिलेगा, 3 वस्तु का 300 मिलेगा। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं कि 10 वस्तु बना दी तो कम हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ऐसा नहीं। भाई कंपनी उत्पादन कर रही है तो जितना वस्तु उत्पादन करती है उतना पैसा मिलता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? कोई उत्पादन नहीं करी, 0, वस्तु का उत्पादन नहीं है तो आय भी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इस प्रकार, ठीक, ये ग्राफ, ये रेखा चित्र किसके लिए हो गया? कुल आय। आप देख लो, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है आय भी बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है ना। और बीचों बीच क्यों लिया गया है 45 डिग्री में? क्योंकि इसकी मात्रा जितनी बढ़ाएंगे उतना ही ये आय बढ़ते चला जाएगा। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु कीमत है 50 रुपये, ठीक है। 2 की कितनी हो जाएगी? 100। 3 की कितनी हो जाएगी? देखो, एक वस्तु की कीमत है 1 का 50, 2 का 100, 3 का। अगर इन दोनों का अनुपात निकालें, 1:50, इसका अनुपात निकालोगे तो भी 1:50, इसका भी अनुपात निकालेंगे तो, ठीक है, 1 अनुपात ही मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो जितना, इसीलिए ये जो हमको लाइन मिली है ये बिल्कुल बीचों बीच मिली। आई वो समझ में? ये पहला पॉइंट हो गया इसका, इसको समझने, ठीक। दूसरी बात, अब उत्पादन जो होगा, वस्तु का उत्पादन कहाँ से शुरू होगा? शून्य से शुरू होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं या कोई फर्म है किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो पहले क्या लगता है? स्थिर लागत। जब तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ रहता तब भी स्थिर लागत होती है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ से, ये देखो इतनी लागत लग गई, अब उत्पादन हो रहा है। तो शुरू में क्या उत्पादन होगा? शुरू में उत्पादन कैसा होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय के पश्चात लागत बढ़ जाती है आय की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? देखो इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, देखो उस दिन आपको बताया था, ये आया समझ में? ठीक, ये कौन सा वक्र हुआ? TC, कुल कास्ट, ठीक है भाई। यहां पे देखो, ये जब उत्पादन शून्य था तब भी हमको कॉस्ट मिली, स्थिर लागत। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया लागत तो बढ़ती है, मतलब उस लागत के बढ़ने की दर थोड़ी सी कम रहती है ना भाई। यहाँ से क्या हुआ? थोड़ी सी धीरे धीरे कम होने लगती है, यहाँ आती है, यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ निकलती। ये एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु B, 2 पॉइंट ले लो। अभी क्या होगा ध्यान से देखो, ये कौन सी रेखा, ये कौन सी लाइन है? कुल आय। देखो कुल आय कितनी है अभी? 0। जो मैं बोल रहा हूँ यही सारी किताब में लिखी हुई बातें हैं। चलिए हम एक बार फिर आते हैं, इसको समझें। ये जो वक्र है, इसको, ये वक्र समझ में आ रहा है आपको? ये लागत वक्र है। लागत वक्र देखो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर यहाँ से कम होना शुरू हुआ, कम होने के बाद फिर आगे बढ़ रहा है। लागत वक्र आय वक्र को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। 2 परिस्थितियां होती हैं, 2 परिस्थितियों पर उसका लाभ देखिए। हमने क्या बताया? या फिर ये दोनों बराबर होता है। तो यहां पर वो बिंदु है जहां पर ये और लागत
दोनों बराबर है, एम आर और एम सी दोनों बराबर है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, ये बिंदु, ठीक है। अब हम उसके आगे देखते हैं इसके पहले की स्थिति और इसके बाद की स्थिति। ये यहां आ जाओ, यहां इस बिंदु की बात करें, ये बिंदु, ये पॉइंट, ठीक। यहां पर इस वस्तु, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है फर्म में, ये देखो ये ऊपर है और ये नीचे, यानी लागत वक्र ऊपर और आय वक्र नीचे। इसका मतलब इस परिस्थिति में आय ज़्यादा है कि लागत ज़्यादा है, बताओ। अगर हम यहाँ की बात करें इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से एक लाइन खींच दो तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आय, ये लाइन आय वक्र है, ये क्या हुआ, आय, और लागत यहाँ से ये O से P और ये ले लेते हैं N, ठीक। कितनी आय हो रही है, ON, इतनी आय हो रही है, ON आय, ठीक। और लागत कितना है, OP। इसमें बड़ा कौन सा है, OP बड़ा है, ये देखिए ये बड़ा है, ये कम, यानी लागत ज़्यादा है, लागत बड़ी है आय से। तो क्या होगा बताओ, लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा कि हानि होगी। बुद्धि से काम करो ना भाई, आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है, लाभ बोल रही कौन लड़। अरे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही तो नुकसान होगा ना, तो इस परिस्थिति में नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हानि। तो उत्पादक उत्पादन कर रहा है, हानि है। उत्पादक यहाँ पे देखो, इस सिचुएशन को देखो, यहाँ से ये कौन सा, ये क्या है, इसको ले लें O, ये M P Q, समझने के लिए अब इसको ले लो। MP क्या है, वक्र को देखेंगे आप, ये MP क्या है, लागत, ठीक। और MQ आए, वक्र से देखते हैं तो ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है। मतलब इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, लागत कम आय ज़्यादा, मतलब कंपनी को लाभ हो रहा है। तो ये देखो, आप समझ में आया। अब ये फर्म जो है बिंदु A से बिंदु B तक उत्पादन का कार्य करेगी। ये देखो, ये वक्र नीचे, यही चीज को तीसरे पॉइंट में बताया है कि जो लागत वक्र है आय वक्र से नीचे होता है। जब लागत वक्र, ये लागत वक्र आय वक्र से नीचे होता है तो लाभ की स्थिति होती है, और जब आय वक्र से ऊपर लागत वक्र चला जाता है तो हानि की स्थिति होती है, ठीक है। ग्राफ में समझ में आया। यहाँ देखो, ए बिंदु से लेके बिंदु बी तक पूरा लाभ की स्थिति है, यानी कोई फर्म है यहाँ से ए एम और बी से एन, यहाँ से उत्पादन करेगा। एम से लेकर एन तक जो उत्पादन होगा वो लाभ का होगा। यहाँ पर भी बराबर होगा दोनों। इस बिंदु बी पर आय और लागत दोनों कैसी होगी, बराबर हो। तो ये तब तक का उत्पादन करता है जब तक कि दोनों बराबर ना हो, तब तक उत्पादन करेगा। भाई यहाँ पे रहेगा तो क्या बोलेगा वो, अभी तो मेरे को फायदा हो रहा है, यहाँ पर भी फायदा हो रहा है और उत्पादन बढ़ाएगा, यहाँ पर भी फायदा हो रहा है, यहाँ पर भी फायदा अच्छा है उसका, बराबर है, तो इसके आगे उत्पादन कार्य बंद हो जाएगा, नुकसान में आ जाएगा। तो यही उत्पादन का संतुलन है। जब तक लागत वक्र आय वक्र से नीचे होता है तब हमको उत्पादन का संतुलन मिलेगा, तब तक अधिकतम लाभ मिलेगा। और उत्पादन का संतुलन, उत्पादक जो है तब तक उत्पादन करता है जब तक उसको लाभ मिलता रहता है। इस वक्र में आप ये देखेंगे अधिकतम लाभ कब मिलेगा, फर्म को अधिकतम लाभ कब मिलेगा। देखो, इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं,
ये देखिए, ये स्पर्श रेखा है L1 L, ये बिंदु, इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे दो Q। L1 और L एक स्पर्श रेखा है जो A से B जो वक्र बना है इसको बिंदु Q पर स्पर्श करता है। तो ये स्पर्श बिंदु यहाँ पर उस फर्म का अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, सबसे ज़्यादा फायदा प्राप्त करेगा वो बिंदु Q में, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है ये, इसका मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने जा रही है, यहाँ पर इसकी तुलना में कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा कॉस्ट है तो उसका लाभ थोड़ा कम हो जाएगा। इसके नीचे देखो, यहाँ पर भी कॉस्ट है, या इधर देखो कम है, तो यहाँ पर उत्पादन करता रहेगा वो, तो ये अधिकतम लाभ की स्थिति कहलाएगी। परिस्थिति ठीक है। सबसे मुख्य क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब जब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो और वस्तु का केवल एक ही मूल्य है, अलग अलग मूल्य की वस्तु नहीं है और एक ही प्रकार की वस्तु है, सबको रोजगार मिला हुआ है, कोई बेरोजगार नहीं है, इन परिस्थितियों में इसको बताया गया है। समझ में आया?